Hello, all of you. I am CS Sumit Goyal. Apart from numbers and figures, we are going to discuss one more important subject for commerce, that is law. Do you know about law? What's the advantage to study law? ये सब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. Law means it's the set of rules. या कह दें रूल्स और regulations to conduct or manage the society. तो लॉ क्या है? लॉ इट्स अ सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन टू कंडक्ट और रेगुलेट द सोसाइटी. सोसाइटी में हम रहते हैं, देयर मे बी अ सर्टेन डिस्प्यूट, देयर मे बी अ सिचुएशन विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. टू ओवरकम सच प्रॉब्लम गवर्नमेंट फ्रेम आउट एनी लॉ. तो लॉ क्या है? रूल्स रेगुलेशन का एक सेट है. लॉ की जब मैं बात करता हूं, एक बुक ऑफ रूल्स है, ये समझ लें. एक बुक ऑफ रूल्स है जिसके अंदर सर्टेन एक्ट्स हैं, कई सारे एक्ट, काफी रूल्स, काफी सारे रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस, ये सब इसके अंदर कवर हैं. लॉ के अंदर गवर्नमेंट कई तरह के एक्ट आपको देती है फॉर पर्टिकुलर मैटर्स व्हेन इट सीम्स दैट देयर इज अ प्रॉब्लम और टू प्रिवेंट. ऑब्जेक्टिव इसका यही है, टू प्रिवेंट वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी में किसी के साथ गलत ना हो, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स. कोई आपस में डिस्प्यूट हो रहे हैं, कोई, टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट्स. आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको लेके भी क्या है, गवर्नमेंट लॉ देगी ताकि कोई कंफ्लिक्ट हो रहा है, ऑफिसर्स कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, तो वो सारे पर्पस हैं लॉ फ्रेम आउट करने के. जैसे कि मैं अगर बात करूं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हुई वैसे वैसे लॉ बनाए गए. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट. सोसाइटी में जैसे जैसे व्हीकल बढ़े तो प्रॉब्लम अराइज होनी शुरू हुई. क्या? एक्सीडेंट्स, पोल्यूशंस. तो प्रॉब्लम आई, क्या? एक्सीडेंट होने लगे, पोल्यूशन होने लगा. तो गवर्नमेंट ने क्या फ्रेम किया? मोटर व्हीकल एक्ट. और उसमें रूल डाले. क्या रूल डाले? स्पीड को लेके रूल डाले, सीट बेल्ट को लेके रूल डाले, लाइसेंस को लेके रूल डाले. नंबर, जैसे पुराने टाइम में तो व्हीकल थे ही नहीं, वो बैम्बू कार्ट वगैरह यूज होते थे. लेकिन जैसे जैसे क्या व्हीकल, मोटर व्हीकल बढ़े तो प्रॉब्लम्स आने लगी, पोल्यूशन की, एक्सीडेंट्स की. तो ऑनरशिप को लेके डिस्प्यूट शुरू हो गए. ऑनरशिप को लेके तो गवर्नमेंट ने क्या, रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया, नंबर वगैरह देना शुरू कर दिया. तो इस तरह से मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया जब उसकी जरूरत हुई. ओके. जब मार्केट के अंदर आपने देखा स्मोकिंग को लेके प्रॉब्लम आने लगी, इससे क्या प्रॉब्लम आने लगी? कैंसर. और दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस होते हैं, जो स्मोकर तो स्मोकिंग कर रहा है और जो दूसरे लोग हैं उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उस तरह की प्रॉब्लम आने लगी. तो गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रिवेंशन एक्ट. अब गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रिवेंशन एक्ट. उसमें डाल दिया कि पब्लिकली स्मोकिंग करोगे तो 200 फाइन है, ₹200 फाइन. उसमें रूल बना दिया, नॉट टू सेल टोबैको प्रोडक्ट्स टू माइनर. अगर माइनर को टोबैको प्रोडक्ट्स बेचे तो पनिशमेंट मिलेगी. नो एडवर्टाइजमेंट ऑफ टोबैको प्रोडक्ट. आप टीवी में, न्यूज में जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं
उसके अंदर किसी भी सिगरेट की, किसी भी टबाकू प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं आती। वो तो पान मसाला वगैरह की ऐड आती है, टबाकू प्रोडक्ट्स की नहीं। तो गवर्नमेंट ने सिगरेट एंड अदर टबाकू प्रिवेंशन एक्ट बनाया। तो जब जब जरूरत हुई गवर्नमेंट ने क्या है, और एक्ट बनाए। अभी अगर प्रेजेंट सिचुएशन में बात करूं, कोरोना थ्रेट के चलते आपको पता है एक मेजर प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है कोरोना। अब गवर्नमेंट ने देखा कि ये क्या है, सपोज ये कम्युनिटी ट्रांसफर हो रहा है, वन पर्सन टू अदर पर्सन, वन जो अफेक्टेड पर्सन है उससे दूसरे को स्प्रेड हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करूं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सबसे पहले, क्योंकि वो लोग ज्यादा इससे इफेक्ट हुए हैं, ज्यादा पॉजिटिव केस है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या है, एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 में एक अमेंडमेंट किया। उसने डाला कि वेयरिंग मास्क इज कंपल्सरी व्हेन यू गो आउट ऑफ योर होम। आप बाहर जा रहे हैं और सपोज एक पर्सन कोरोना पॉजिटिव है, तो वो जितने लोगों से मिलेगा तो उससे क्या है, कम्युनिटी ट्रांसफर का डर है। तो गवर्नमेंट ने वेयरिंग मास्क क्या कर दिया, कंपल्सरी। इंडियन पेनल कोड के अंदर सेक्शन 188 में 6 मंथ्स की पनिशमेंट का भी प्रोविजन बना दिया। जरूरत पड़ी, गवर्नमेंट को लगा कि लोग विदाउट मास्क जा रहे हैं, इतना रोकने पे समझाने पे भी नहीं मान रहे, तो गवर्नमेंट को पता लगा कि बहुत मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। गवर्नमेंट ने एपिडेमिक डिसीज एक्ट, महाराष्ट्र सरकार ने उसके अंदर प्रोविजन डाला कि वेयरिंग ऑफ मास्क while going outside is compulsory, otherwise you can be punished for 6 months under Indian Penal Code। तो मैं यही कह रहा हूं, जब भी कोई प्रॉब्लम आई तो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, मैटर को, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, कुछ कन्फ्लिक्ट्स को क्लियर करने के लिए, वीकर सेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, जस्टिस टू ऑल, सबको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए देयर इज नीड टू फॉर्म द लॉ। लॉ बनाने की जरूरत हुई। जो भी लॉ है, जो भी एक्ट फ्रेम किए गए हैं लॉज के अंदर, जो भी एक्ट्स या लॉ कह दो, लॉ और एक्ट्स प्रोवाइड्स रेमेडी। आपको उस प्रोवेक्ट के एक्ट के अंदर रेमेडीज, पेनल्टीज वो प्रोवाइडेड हैं। अगर कोई विदाउट मास्क जा रहा है तो उस एक्ट के अंदर 6 मंथ्स की पनिशमेंट प्रोवाइडेड है ना। कोई आदमी चोरी कर रहा है तो उसकी भी जो पेनल्टी है वो प्रोवाइडेड है। मोटर व्हीकल एक्ट में विदाउट हेलमेट टू व्हीलर आप चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, उस केस में 1000 का फाइन है। तो फांसी तो नहीं दे देंगे आपको। जब उस एक्ट में उस ब्रीच या वायलेशन ऑफ लॉ के केस में स्पेसिफाई है तो वही पेनल्टी जो है या फाइन है आप पे इंपोज होगा। अब कोई आदमी विदाउट मास्क जा रहा है, पुलिस वालों ने उठा के उसे लॉकअप में बंद कर दिया तो ठीक है ना, 6 मंथ्स की पनिशमेंट का प्रोविजन है, बाकी कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन ये तो नहीं है कि उसके थप्पड़ मार देंगे, नो, आपके पास जो पेनल्टी या फाइन के प्रोविजन है तो वो फॉलो होने चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्या हुआ, हैदराबाद का केस है। एक बच्चे कोई सपोज कैशू वगैरह का कोई पेड़ लगा था किसी मिलिट्री मैन के घर में डिफेंस पर्सनल, रिटायर्ड पर्सनल थे उनके घर में। कुछ बच्चे गली मोहल्ले के वो जो पेड़ लगा था कैशू का, वो तोड़ने के लिए ट्रेसपास किया, घर की बाउंड्री के अंदर कूद के वो तोड़ रहे थे। वो जो डिफेंस पर्सनल था वो लूज टेम्पर्ड किस्म का आदमी था, तो उसने क्या गुस्से में क्या किया, उसने देखा बच्चे पहले भी समझाए मानते नहीं, रोज घर के अंदर आ जाते, उसने उस बच्चे को शूट कर दिया बच्चा मर गया। इस केस में उसे पनिशमेंट मिलेगी जिसने शूट किया। आपको किसने पार दी? अगर वो ट्रेसपासिंग कर रहे हैं तो आपको लॉ रेमेडी प्रोवाइड करता है उनके अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में एक्शन लेने की, तो आपको उस रेमेडी को ऑप्ट करना चाहिए। आप अपनी कोई लैंग्वेज, अपने कोई रूल एडिशन लॉ में नहीं कर सकते। तो लॉ रिस्पेक्टिव
मैटर को लेके टाइम टू टाइम बनाए गए हैं ड्यू टू चेंज एनवायरनमेंट। अब क्या होता है, कुछ लॉ बनाए गए काफी साल पहले, लेकिन ड्यू टू चेंज सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहा, सर्कमस्टांसेस चेंज्ड हुई, तो नीड टू फ्रेम फ्रेश लॉस, यानी कि नए एक्ट बनाने की बात आई माइंड में, और टू रिवाइज प्रीवियस लॉज और एक्ट, पुराने वाले लॉ को चेंज करने की बात आई। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं कि अगर कोई एक्ट है पुराना, सर्कमस्टांसेस बदल गई, जैसे क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट। जो कोड ऑफ कंडक्ट था उसकी बात करें तो उसमें क्या है, बिफोर पोलिंग अपना कैंपेन जो है, कैंपेन इज टू बी स्टॉप्ड। आपको पता है कि भाई इलेक्शन पोलिंग डेट से जस्ट 2 दिन पहले तक सारी कैंपेनिंग बंद हो जाती है, पब्लिक को सोचने का टाइम मिलता है, ये रूल है। अब एक केस सिचुएशन सामने आई कि क्या फेसबुक पे या सोशल मीडिया कह लो, ट्विटर पे, अगर कोई बंदा कैंपेनिंग कर रहा है वोट मी करके, या उसके सपोर्टर वोट टू मिस्टर ये वो इस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या ये कैंपेन में आएगा? तो एक प्रॉब्लम सामने आई, क्योंकि जब ये रूल्स बनाए गए उस वक्त ऐसा ये फेसबुक, व्हाट्सएप और ये ट्विटर और ये सोशल साइट्स अवेलेबल नहीं थी। अब जब ये अवेलेबल हुई तो लॉ मेकर को लगा कि ये इसको डेफिनेशन में कवर करें, इट विल अमाउंट टू कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन और नॉट। तो उसको लेके क्या है, रूल्स को अपडेट करने की जरूरत है, क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। क्या हुआ, इन सर्टेन लॉस, इन सर्टेन लॉ एविडेंस या प्रूफ, एविडेंस या प्रूफ रिटर्न को माना जाता है, रिटर्न मोड ओनली। आप कहते हैं ये चीज लिखी हो तो वैलिड है। अब लेकिन प्रेजेंट जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर तो क्या प्रॉब्लम है, उसमें तो सीसीटीवी आ गए हैं, रिकॉर्डिंग डिवाइस आ गए हैं। अब 2 लोग कोई अग्रीमेंट कर रहे हैं, वो रिटर्न में नहीं है लेकिन ओरल है बट रिकॉर्डेड है, सीसीटीवी फुटेज के साथ है। अब क्या वो वैलिड माना जाए कि ना माना जाए, क्योंकि लॉ तो कहता है कि इट मस्ट बी इन रिटन मोड। अब सिचुएशन पे डिपेंड करता है, अगर लॉ में रिटन लिखा है तो हम उसकी वर्डिंग में कुछ एडिशन डिलीशन नहीं कर सकते, उसे अपडेट करना होगा लॉ को, और वहां पे ये क्लियर करना पड़ेगा कि क्या ये भी क्या है, एविडेंस कैन बी एक्सेप्टेड और नॉट, क्या ये चीजें भी एविडेंस हैं या नहीं। तो टाइम टू टाइम लॉ और भी फ्रेम करने पड़ते हैं, और पुराने लॉज को क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम अपडेट। अगर मैं बात करूं फ्रेश लॉज जो है बनाने की, जैसे साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए एक आईटी एक्ट आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये एक्ट आने की जरूरत है क्योंकि बड़े क्राइम क्या है, गलत मेल करना या फिर क्या गलत तरीके से क्या है किसी के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर लेना, तो साइबर क्राइम सामने आने लगे। तो इस तरह से क्या है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, साइबर क्राइम्स की प्रिवेंशन के लिए आईटी एक्ट लाए गए। तो टाइम टू टाइम प्रेजेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग लॉ को अपडेट भी करना पड़ता है, और लॉ को फ्रेश लॉ फ्रेम आउट भी करने पड़ते हैं। ओके, अब बात आती है कि हम लॉ पढ़ रहे हैं। अब सपोज एज अ सीए अगर मैं बात करूं तो आपको नॉलेज ऑफ सर्टेन लॉस इज रिक्वायर्ड टू डू ऑडिट ऑफ द कंसर्न। अब सीए का काम क्या है, ऑडिट करना।
अब ऑडिट करने का मतलब क्या है कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट, आपने चेक करना है। तो अगर एक कंपनी में जा रहे हो तो बड़े लो एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल लॉस बहुत ज्यादा होंगे। कंपनी में जा रहे हो तो कंपनी एक्ट 2013, लेबर लॉ लगते हैं बड़ी तरह के। लेबर लॉज में जैसे प्रोविडेंट फंड का एक्ट, ग्रेचुटी का एक्ट, बोनस एक्ट, फैक्ट्री की बिल्डिंग बनाई है तो फैक्ट्री एक्ट, जो इनकम कमा रहे हो तो इनकम टैक्स एक्ट, जो सामान बेच रहे हो उस पे जीएसटी एक्ट। तो देखो ये सब लॉज हैं। अगर आपको एक बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसमैन है तो आपको भी इन लॉज की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम्स इन द नेचुरल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। और सीए जो ऑडिट पे जा रहा है उसे इन लॉज की नॉलेज नहीं होगी तो इनकी कंप्लायंस कैसे चेक करेगा? यू हैव टू वेरीफाई द कंप्लायंस ऑफ एप्लीकेबल लॉज। आपको पता होना चाहिए टैक्स सही पे किया है कि नहीं, जीएसटी की कंप्यूटेशन सही है कि नहीं, फैक्ट्री एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्डिंग बनाई है ना, उसका रजिस्ट्रेशन होता है फैक्ट्री एक्ट के अंडर फैक्ट्री का। और तरह तरह की परमिशंस लेनी पड़ती हैं, कोई डीसी ऑफिस से, कोई म्यूनसिपलिटी से। लेबर लॉज हैं, लेबर के बड़े डिस्प्यूट हो जाते हैं बोनस को लेके, ग्रेचुटी। तो इस तरह से आपको लॉज की नॉलेज होनी चाहिए। और इसी वजह से कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये लॉ सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड टाइम फॉर द लर्निंग ऑफ सब्जेक्ट्स। आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं सीए के लिए बात करूं तो सीए को टू एडवाइज योर क्लाइंट अबाउट लॉ मैटर्स, आपको एडवाइज करना पड़ेगा अपने क्लाइंट को इन केस ऑफ सर्टेन डिस्प्यूट्स। भाई कोई आपका क्लाइंट है, कोई प्रोप्राइटर है, उसका डिस्प्यूट हो गया पैसे को लेके, या किसी पड़ोस वाले के साथ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उस वजह से कोई ऑर्डर कैंसिल होने के केस में, तो यू हैव टू एडवाइज टू योर क्लाइंट अबाउट द लॉ। तो थोड़ा बहुत आपको गाइड करना पड़ सकता है। हमारे सिलेबस के अंदर बिजनेस यानी कमर्शियल लॉज कवर्ड हैं जो बिजनेसमैन पे एप्लीकेबल हैं। सिर्फ एडवाइस ही नहीं करना, खुद भी अगर आपको बिजनेस करना हो तो कमर्शियल लॉज की नॉलेज रिक्वायर्ड है, आप अच्छे बिजनेसमैन बन पाएंगे। तो हमें यहां पढ़ना होगा लॉ में हाउ टू बिगिन, स्टडी ऑफ लॉ। कैसे पढ़ें? व्हाट इज द मेथडोलॉजी रिक्वायर्ड टू स्टडी लॉ। आपको देखना है हाउ टू स्टडी, कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें। लॉ तो बड़ा वास्ट कंसेप्ट है। लॉ तो एडवोकेट लोग पढ़ते हैं, एलएलबी करते हैं तो बड़े लॉज पढ़ते हैं। तो हमें देखना है कहां से लॉ शुरू करें, हमारे सिलेबस में क्या है, और व्हाट इज द मेथडोलॉजी रिक्वायर्ड टू स्टडी लॉ। तो हमें इन क्वेश्चंस का आंसर चाहिए इस सब्जेक्ट को अगर कवर करना है तो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें बात करूंगा हमारा जो सीए फाउंडेशन का पेपर है लॉ का। सीए फाउंडेशन में एक बिजनेस लॉ कवर है, एक बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये कवर है। इसके अंदर इंग्लिश ग्रामर, जनरल इंग्लिश आप पढ़ते हैं, वोकैबुलरी, ये भी कवर है। इसके अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन, जैसे अब बिजनेस स्टडी पढ़ते हैं ना उस टाइप से, कि भाई ऑर्डर देना है, लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह, लेटर ड्राफ्टिंग, ऑर्डर प्लेसिंग, हाउ टू प्लेस ऑर्डर फॉर द गुड्स टू क्रेडिटर्स, वो लेटर लिखने हैं, वो बिजनेस लेटर, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकैबुलरी, ये 40 मार्क्स का कवर्ड है। और ये बिजनेस लॉ हमारे सिलेबस में 60 मार्क्स का कवर्ड है। तो जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ में हमारे सिलेबस के अंदर बिजनेस लॉ कवर्ड है। बिजनेस लॉ, वैसे तो अगर मैं बात करूं
ब्रांचेस ऑफ लॉ, लॉ के डिफरेंट ब्रांचेस हैं, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ये डिफरेंट ब्रांचेस है, पर नॉर्मली जो हम रूटीन में सुनते हैं, आपने सुना होगा किसी एडवोकेट से कोई बंदा पूछ रहा है सर आप सिविल की प्रैक्टिस करते हैं या क्रिमिनल की, तो वो कभी क्रिमिनल की कहता है या सिविल की या दोनों की करता है। तो सिविल लॉ क्या है? ये बिजनेस लॉ सिविल लॉ में कवर है। बिजनेस लॉ, जिनका दूसरा नाम मर्केंटाइल लॉ है। मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ एक ही बात है, मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ। तो ये बिजनेस लॉ जो है, इसके अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हम पढ़ेंगे, पार्टनरशिप एक्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है या कंपनी एक्ट है। तो इसमें क्या हमारे सिलेबस में कवर है? आर्बिट्रेज एक्ट है, वो कवर नहीं है। बिजनेस लॉ का मतलब क्या है? टू ऑपरेट एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉ is a compulsion. By it is necessity to have the knowledge of all business law. That's why it is a part of our syllabus. तो इन सब की नॉलेज होगी तो बिजनेस अच्छा कर पाएंगे और लोगों को एडवाइस कर पाएंगे। तो सिविल लॉ का पार्ट है ये बिजनेस लॉ। क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, सिविल लॉ में ऐसे झगड़े हैं पार्टनरशिप के, सामान की सेल परचेज के, कंपनीज की फॉर्मेशन को लेके, तो वो सारे डिस्प्यूट जो है बिजनेस लॉ में कवर है। फॉर द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ योर बिजनेस, नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉ मस्ट बी रिक्वायर्ड। आपको नॉलेज इस लॉ की होनी चाहिए। और एक बात, जो सिविल लॉ है, सिविल लॉ में आप सूट फाइल करते हैं, सूट कैन बी फाइल्ड। बड़े लोगों को इसमें डिफरेंस नहीं पता होता, कई बार इसमें कंप्लेंट फाइल होती है, कंप्लेंट फाइल। इसमें बिजनेस को लेके डिस्प्यूट हो गया, राम मुझसे उधार माल ले गया क्रेडिट बेस पे 1 लाख का, बट डिनाइड टू पे द अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख। अब वो लाख रुपए दे नहीं रहा, तो आई कैन फाइल सूट अगेंस्ट राम, मैं राम पे केस कर सकता हूं। तो इस केस में जो केस फाइल करता है वो क्या है? प्लेंटिफ, हु फाइल्स सूट। मैं केस कर रहा हूं राम पे, तो मैं कौन हूं? प्लेंटिफ। और अदर वन कौन है? डिफेंडेंट। डिफेंडेंट अगेंस्ट होम सूट इज फाइल। सूट मीन्स केस, सूट इज फाइल। जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया गया है ही इज डिफेंडेंट, और जिसने केस डाला है वो प्लेंटिफ। सूट फाइल किया जाता है किसके अंदर? सिविल। राम मेरे पैसे नहीं दे रहा, आई एम गोइंग टू फाइल सूट अगेंस्ट राम, आई एम प्लेंटिफ एंड राम इज डिफेंडेंट। अगर मैं केस जीता तो इसमें क्या रेमेडी मिलेगी? जो सिविल लॉ है इसमें रेमेडी है डैमेज, डैमेज कह दो या क्लेम। जज साहब मुझे मेरे पैसे दिलवाएंगे, लेट होने का क्या दिलवा सकते हैं? इंटरेस्ट भी। तो इसकी रेमेडी, लोग कहता है कि अगर मैं जीता, मैं सही हूं, प्रूव हो गया, प्रूव करना ही मेरी ड्यूटी भी है, मेरा एडवोकेट प्रूव करेगा कि आई हैव सोल्ड गुड्स टू राम। उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? बिल, अग्रीमेंट, एविडेंस होना चाहिए इस चीज का। तो बिल है, क्रेडिट का अग्रीमेंट है, कोई एफिडेविट पेपर है, या जरूरी नहीं रिटर्न हो, 4 लोगों के सामने किया है आपने अग्रीमेंट उधार का, ऐसा कोई एविडेंस है, आपका एडवोकेट वहां देगा। अगर आप केस जीतते हैं आपके एडवोकेट के थ्रू, तो आपको जज क्या दिलवाएगा? डैमेज। जबकि क्रिमिनल केस, किसी ने किसी को पीट दिया, तोड़फोड़ कर दी, उसकी गाड़ी को डैमेज कर दिया, तो कंप्लेनेंट डालता है, कंप्लेनेंट हु फाइल्स
कंप्लेंट। क्या फाइल होती है? एक तरह से एफआईआर लॉज होती है टू पुलिस। अगर पुलिस नहीं सुनती तो एसपी ऑफिस में जा सकते हैं या सीधा जज के पास कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और जबकि सूट पुलिस में नहीं जाता, सूट फाइल करने के लिए इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट्स ऑफ लॉ, ये कोर्ट में ही जाना पड़ता है। जज साहब मेरे पैसे नहीं दे रहा, पैसे दिलवाओ। तो इसके लिए क्या फाइल होती है? सूट फाइल। और क्रिमिनल केस में एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल होती है। कंप्लेनेंट कौन है? हु फाइल्स द कंप्लेंट अगेंस्ट किसके? एक्यूज्ड। एक्यूज्ड अगेंस्ट whom कंप्लेंट इज फाइल्ड। और इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी में पनिशमेंट होती है, पनिशमेंट टू एक्यूज्ड इफ ही होल्ड गिल्टी। अगर वो गलत, उसने मारा पीटा है, किसी को नुकसान किया है, प्रॉपर्टी को आग लगाई है और एविडेंस है, एक्यूज्ड गिल्टी होल्ड हो गया, गलत किया उसने, मर्डर किया है, कुछ ऐसा, इंडियन पेनल कोड सेक्शन 302 में फांसी भी सुना दी जाती कई बार। तो कहने का मतलब क्या है? पनिशमेंट मिलती है। जिसको मारा पीटा गया है, जिसकी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, ही इज कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट फाइल्स एफआईआर इन पुलिस और कोर्ट। ओके, एक्यूज जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हुई है, केस जीतने पे एक्यूज के अगेंस्ट क्या रेमेडी है? लो उसे पनिश करेगा। जबकि सिविल लॉ, बिजनेस लॉज के अंदर तो क्या होगा? डैमेज क्लेम मिलेगा। तो ये डिफरेंस है। सूट फाइल होता है कोर्ट में, ये पुलिस, और पुलिस ना कंप्लेंट फाइल करे तो कोर्ट में जा सकते हैं आप। उसमें कंप्लेनेंट, इसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है, और इसमें क्या है? कंप्लेनेंट, यानी कंप्लेनेंट या प्लेंटिफ बोथ आर अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी, अग्रीव्ड पार्टी यानी जो पार्टी क्या है? विक्टिमाइज हुई है, वो पार्टी क्या है? अग्रीव्ड पार्टी। तो अग्रीव्ड पार्टी विक्टिमाइज जो है वो जाता है कंप्लेंट फाइल करने या सूट फाइल करने। जिसके अगेंस्ट है वो डिफेंडेंट या कहो एक्यूज। तो बहुत बार एक्यूज कब और डिफेंडेंट कब, ये भी क्वेश्चन माइंड में आता है। एक ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाई द नॉलेज ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड। क्या जरूरत है लॉ की नॉलेज की? अभी बात कर रहे हैं प्रॉब्लम। अगर कोर्ट में जो केस जाते हैं तो लॉ की नॉलेज के साथ ही उसको रिजॉल्व किया जाता है। देखो, देयर इज नो एक्सक्यूज अबाउट द इग्नोरेंस ऑफ लॉ। एक बच्चा है, वो बाइक चलानी सीख गया, अभी एज है उसकी 13-14 ईयर ओनली। अब बाइक उसको चलानी आ गई, एक दिन बाइक लेके मार्केट चला जाता है, पुलिस ने पकड़ लिया और फाइन किया, हैवी पेनल्टी लगा दी, वो गाड़ी इंपाउंड कर ली उन्होंने, बाइक। अब वो बच्चा कहता है, सर आई वॉज अनअवेयर अबाउट द लीगल प्रोविजन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। मुझे नहीं पता था, मैंने तो शौक शौक में बाइक सीख ली और चला के चला गया। सर सॉरी, मुझे पता होता कि लाइसेंस चाहिए होता है, मेजॉरिटी की एज में आप मोटर व्हीकल चला सकते हैं, तो मुझे नहीं पता था सर। तो लेकिन लॉ ये बहाना नहीं सुनेगा। देयर इज नो एक्सक्यूज अबाउट द इग्नोरेंस ऑफ लॉ। लॉ नहीं पता, ये एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है। यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ लॉ। तो लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। एक केस सुनना, राम ने सामान का ऑर्डर दे दिया गुड्स का शाम को फॉर ₹1 लाख। बाद में राम का मूड बदल गया टू बाय द गुड्स। नाउ यू वांट टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट। राम ना करना चाहता है, तो श्याम ने कहा कि मैं तेरे अगेंस्ट क्या डालूंगा? सिविल लॉ है ये, बिजनेस लॉ, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है तू, मैं केस डालूंगा तेरे अगेंस्ट। तो श्याम आगे से कहता है, सर मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह से हाँ कर दिया तो अब ना नहीं कर सकते। मुझे पता होता तो मैं सोच समझ के डील करता। नहीं, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ लॉ। अगर नॉलेज नहीं है तो इसका एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको नॉलेज लॉ की होनी चाहिए। ये सारी बातें आपको पढ़नी है। ओके, एक बंदा ट्रेन में बुला रहा था, वो कोई बस वाला बुला रहा था, जाके बैठ गया। दिल्ली वाले आ जाओ, दिल्ली वाले आ जाओ, वो जाके बैठ गया। आगे जाके उन्होंने टिकट मांगी तो कहता जी टिकट भी लगती है।
मुझे तो पता ही नहीं था। तो नहीं पता था तो भी क्या, टिकट के पैसे तो देने पड़ेंगे। यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ दैट amount of tickets which is charged by the bus conductor. He is calling you to go to Delhi. तो वो अलग बात है, उसका काम है। ढाबे वाला बुला रहा है, ओ भाई साहब खाना खाओ, तो आप खाना खाने के लिए बैठ जाओ, और खाना खाने के बाद अगर वो आपसे पैसे मांगे तो आप यू कांट डिनाई इट। आप ये नहीं कह सकते कि आपने बुलाया था, पीछे भी लोग बुला रहे थे, बुला बुला के पानी पिला रहे थे मीठा और खाना खिला रहे थे, तो आपने भी बुलाया, मैं आ गया। तो ढाबे वाले ने बताया भैया वो लंगर लगा था, पीछे तरह तरह के लंगर लगे थे, फ्री में समाज सेवा, और ये मेरा बिजनेस है, दुकान है, यू हैव टू पे इट, तो आपको पे करना पड़ेगा। उसी तरह से लॉ की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए इन केस ऑफ ब्रीच। एक बंदे को नहीं पता था, उसने क्या किया, घर के मीटर से कनेक्शन लिया और शॉप का एसी चला लिया। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की टीम ने वो पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि पनिशमेंट होगी, आपको फाइन पे करना पड़ेगा। आपने डोमेस्टिक यूज की जो इलेक्ट्रिसिटी थी, डोमेस्टिक यूज पर्पस वाली, वो कमर्शियल में की, तो आपने कहा इसमें क्या हो गया, बिल तो घर के मीटर का भी आएगा ही, भरूंगा नहीं, वो कंसेशनल है, उस पर सब्सिडी होती है, कमर्शियल पे नहीं। कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या है, उसका रेट पर यूनिट ज्यादा है। तो बट बंदा नहीं जानता था, ये अब नहीं जानता था, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, अब तो उसे फाइन पे करना पड़ेगा। तो देयर इज नो एक्सक्यूज अबाउट द इग्नोरेंस ऑफ लॉ, तो यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ लॉ। तो आपको लॉ की नॉलेज रखनी पड़ेगी, आप इनकार नहीं कर सकते नॉलेज से कि मुझे नहीं पता था। ओके, लॉ जो फ्रेम होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ लॉ, लॉ मेक या फॉर्मेशन कह दो, सेकंड एग्जीक्यूशन कह दो, थर्ड इंटरप्रिटेशन कह दो। मेक किसको पावर है, ये नॉर्मली पावर है पार्लियामेंट को या स्टेट असेंबलीज को। स्टेट असेंबलीज जो सेंट्रल एक्ट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट हैं, सेंट्रल एक्ट, वो पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा इसके थ्रू फ्रेम होते हैं। लोकसभा राज्यसभा में अगर पास होता है बिफोर passing in the houses of parliament। आपको पता है पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इनमें एमपीज बैठते हैं, लोकसभा में इलेक्शन पोलिंग करते हैं ना आप, वो लोग एमपीज आते हैं, राज्यसभा में हमारे एमपी एमएलए मिलके इलेक्ट करते हैं लोगों को। तो पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो बिफोर पासिंग द हाउस कोई भी एक्ट है वो दैट इज ड्राफ्ट ऑफ एक्ट, जो आप लॉ बनाने जा रहे हैं उसका ड्राफ्ट, उसे बिल कहते हैं। आफ्टर पासिंग या अप्रूवल उसे एक्ट कहते हैं। जैसे ड्राफ्ट बना वो लोकसभा राज्यसभा में रखा गया, पहले लोकसभा अप्रूव करेगी, राज्यसभा अप्रूव करेगी, देन आफ्टर अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेस, तो फॉरवर्डेड टू प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। अब उसके बाद प्रेसिडेंट साहब उस पर स्टैंप लगा देंगे तो लॉ ऑफ लैंड बन जाएगा। तो कोई भी एक्ट बनने से पहले दैट इज बिल, कोई भी रूल्स रेगुलेशन है, जैसे हर साल इनकम टैक्स के रूल अपडेट होते हैं, लास्ट ईयर कितना एग्जम्प्ट था, अगले साल पहले 250 एग्जम्प्ट था, कभी 5 लाख एग्जम्प्ट कर दिया, क्योंकि टाइम के साथ साथ चेंज करना पड़ता है। तो क्या है, हर साल इनकम टैक्स बिल आता है बजट सेशन के अंदर, व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड आफ्टर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इट बिकम्स द एक्ट।
तो वही इनकम टैक्स एक्ट बन जाता है। बिफोर अप्रूवल दैट इज इनकम टैक्स बिल। तो हर जो सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम करना चाहती है तो पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूव होता है। अगर मैं एग्जांपल लूं, इसके अंदर आता है इनकम टैक्स एक्ट, इसके अंदर आता है जीएसटी एक्ट, इसके अंदर आता है मोटर व्हीकल एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मेंटेनेंस एक्ट। तो ये सारे एक्ट क्या हैं, एटसेट्रा, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम करती है। स्टेट असेंबली, स्टेट लेवल पे अपने अपने स्टेट के पास पावर है। असेंबली में कौन बैठते हैं आपको पता है, एमएलए, सीएम सेलेक्ट करते हैं, एमएलए बैठते हैं स्टेट के। हरियाणा में आपको पता है खट्टर साहब सीएम है, 90 एमएलए पूरे हैं इंक्लूडिंग सीएम। और दिल्ली में केजरीवाल साहब हैं, वो इलेक्शन जीतते हैं, उनके सारे मनीष सिसोदिया जी और ये सब इलेक्शन जीतते हैं, एमएलए बनते हैं। तो ये जो स्टेट असेंबली है दिल्ली की, हरियाणा की, तो उनको भी कुछ मैटर पे, ऑन सर्टेन मैटर्स विच आर कवर्ड अंडर स्टेट्स। तो स्टेट्स की जुरिस्डिक्शन में जो मैटर आते हैं उस पे स्टेट असेंबली बनाती है। अगर मैं स्टेट एक्ट के एग्जांपल लूं, एग्जांपल में आप ले सकते हो जैसे कि माइंस एक्ट। कई स्टेट में, जैसे राजस्थान में मार्बल निकलता है, बिहार साइड उधर क्या है, कोल और इस तरह से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो माइंस एक्ट। या बैकवर्ड क्लासेस के एक्ट हैं, या कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट स्टेट के अंडर आता है, उससे रिलेटेड कोई एक्ट है, वाइन से रिलेटेड कोई एक्ट है, स्टेट एक्साइज वगैरह, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के मैटर हैं। स्टेट की असेंबली, विधानसभा के अंदर ये अप्रूव होते हैं। हर स्टेट अपने अपने रूल बना सकती है उन मैटर्स पे। जैसे एजुकेशन है, वो एजुकेशन का पूरा डिपार्टमेंट स्टेट अपने लॉ के अंडर सेटअप करती है, उसके अंडर चलाती है। तो ये लॉ मेकर कौन है, पार्लियामेंट या असेंबली, उसके थ्रू लॉ बनता है। एग्जीक्यूशन किसके थ्रू, बाय गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल। लॉ बन गया, चाहे वो स्टेट एक्ट है चाहे वो सेंट्रल एक्ट है। अब वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और उस गवर्नमेंट के स्टाफ मेंबर, जैसे इनकम टैक्स एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। अब इनकम टैक्स एक्ट तो बन गया, पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूव हो गया, प्रेसिडेंट की स्टैंप लग गई। अब उस एक्ट को फॉलो करना है, चलवाना है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटअप है सरकार का, उसके ऑफिशियल सीबीडीटी और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं जैसे सीतारमन जी, तो उनके अंडर एक बोर्ड सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम, वो काम करते हैं, जिनके अंडर इनकम टैक्स ऑफिस है। तो वो लोग सारा देखते हैं कौन वायलेशन कर रहा है, किस पे एक्शन लेना है। और इंटरप्रिटेशन की कभी जरूरत हो, लॉ की वर्डिंग को लेके कंफ्यूजन हो कि लॉ में क्या लिखा है, आप कह रहे हैं कुछ और लिखा है, सामने वाला कह रहा है कुछ और लिखा है, तो इंटरप्रिटेशन की जरूरत हो तो बाय कोर्ट्स। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल जो कोर्ट्स हैं, सब जुडिशियल कोर्ट वगैरह, तो वो सारे कोर्ट्स जो हैं वो इंटरप्रिटेशन करते हैं। अगर मैटर ऑफ लॉ में कोई कंफ्यूजन हो, तो लॉ में उतनी क्लैरिफिकेशन नहीं है एक्ट में, तो जब तक उसमें अमेंडमेंट ना आए तो उसका डिसीजन कोर्ट लेता है। इसके लिए और जजमेंट भी हेल्पफुल होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक एग्जांपल हूं, अंडर इनकम टैक्स एक्ट्स, अर्लियर इनकम टैक्स एक्ट, अगर मैं 7-8 ईयर बैक चलूं तो एक प्रोविजन आया कि इफ यू हैव मोटर व्हीकल हैविंग 4 wheels, then it is compulsory to file इनकम टैक्स रिटर्न। एक रूल आया, कुछ साल पहले की बात है, वो केस बता रहा हूं। एक रूल आया कि अगर आपके पास 4 व्हीलर है, यानी कार है, बस है, ट्रक है, तो हाई स्टेटस को शो करता है। इफ यू आर एबल टू मैनेज 4 व्हीलर जस्ट लाइक कार, बस, अदर मोटर व्हीकल, देन
यू हैव हाई लेवल ऑफ इनकम, आपकी इनकम का लेवल अच्छा है, यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, ये रूल आया कंपल्सरी रिटर्न, आप इनकम टैक्स को बताओ व्हाट्स यू अर्न ड्यूरिंग द ईयर, तो ये बताना पड़ता था। एक केस आया, सिचुएशन देखना क्या सिचुएशन आई कि एक हैंडीकैप्ड आदमी था, हैंडीकैप्ड पर्सन हैविंग स्कूटर विद 2 एक्स्ट्रा व्हील। आपने देखा होगा ना कि एक बंदा हैंडीकैप्ड है, चल नहीं सकता, तो वो स्कूटर पे जाता है, तो जैसे बच्चे के साइकिल चलाते हैं तो एक्स्ट्रा 2 व्हील लगा दिए जाते हैं, तो वैसे ही क्या है, उसके स्कूटर पे 2 व्हील और लगे थे ताकि वो गिरे ना, बेचारा चल नहीं सकता था। ऑफिसर ने क्या कहा ऐसे हैंडीकैप को कि यू हैव 4 व्हीलर मोटर व्हीकल, आपके पास 4 व्हीलर, 2 स्कूटर के और 2 एक्स्ट्रा वाले, तो ये क्या हो गया 4 व्हीलर। आई विल चार्ज पेनल्टी फ्रॉम यू बिकॉज यू हैव नॉट फाइल योर रिटर्न, तुमने भरी नहीं, वेदर ये चेक करने की जरूरत है वेदर इट इज 4 व्हीलर और नॉट। ऑफिसर कह रहा है इट इज 4 व्हीलर, मोटर व्हीकल है, मोटर इंजन से चल रहा है और 4 टायर भी हैं, व्हील भी हैं। वो बंदा कहता नहीं सर इट्स अ 2 व्हीलर, 2 एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा स्पोर्ट के लिए है बिकॉज आई एम हैंडीकैप्ड। कोर्ट में गया केस, बात उस बंदे की नहीं थी, उसके तरह के लाखों हैंडीकैप्ड लोगों की बात थी। कोर्ट में गया तो कोर्ट ने अब लॉ में तो ये लिखा था इफ इनकम टैक्स एक्ट में इफ यू हैव 4 व्हीलर देन इट इज कंपल्सरी टू फाइल रिटर्न। अब वो 4 व्हीलर है कि नहीं, अब ये तो नहीं लॉ में लिखा। कोर्ट के पास गया, कोर्ट ने उसका इंटरप्रेट किया, मीनिंग क्लियर किया। कोर्ट ने कहा इट इज 2 व्हीलर बिकॉज वो व्हीकल कैन run on 2 wheels independently, that vehicle can be run, तो वो 2 व्हील से चल सकता है। 2 एक्स्ट्रा व्हील हैज बीन एडेड ड्यू टू हिज फिजिकल प्रॉब्लम, तो ये 2 व्हीलर है 4 व्हीलर नहीं, तो लो उसे इंटरप्रेट करता है। और इंडिया में तो केस भरे पड़े हैं क्योंकि लोग ही बड़े यहाँ पे क्या हैं, एक तरह से ज्यादा कुछ इंटेलेक्चुअल हैं समझ लो। क्या हुआ, एक केस बताओ, अगर ये सिचुएशन मैं ऐसे कह दूं, मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है, देखना मोटर व्हीकल एक्ट की मैंने बात की, वो क्या कहता है। मोटर व्हीकल एक्ट कहता है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, लाइसेंस होना, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास, पोल्यूशन कार्ड होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, अदरवाइज फाइन आप पे इंपोज होगा, ये कहता है। एक आदमी मैंने देखा कि वो जूस वाली रेडी लेके जा रहा है, जूस वाली रेडी, और उस पे उसने मोटर लगा रखी है, जनरेटर सेट कर रखा है, मोटर जनरेटर वाली, और वो चले जा रहा है रेडी को लेके। अब पुलिस वाला उसे रोक ले तो वो कहेगा भैया ला इसका नंबर ला, तो उस रेडी पे कभी नंबर लगा देखा है जूस वाला या कोई और आदमी, ये कचरा उठाने वाले आते हैं, उन्होंने भी क्या लगा रखा होता है अपनी रेडी पे, कोई छोटी मोटर, कोई जनरेटर की मोटर या किसी मोपेड की मोटर लगा के उसको व्हीकल, मोटर व्हीकल टाइप बनाया होता है। तो ये भी मैटर ऑफ डिस्प्यूट है वेदर दैट विल बी कवर्ड अंडर मोटर व्हीकल और नॉट, क्योंकि ना तो उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन होता उस रेडी के ऊपर, कोई HR या DL नंबर लगा होता है, नहीं, ना उसके पास कोई पोल्यूशन कार्ड होता, ना कोई लाइसेंस होता, वो कहता है ये तो रेडी है। ऑफिसर कह रहा है रेडी क्यों है, 4 टायर तेरे इसके और मोटर लगी हुई है, चले जा रहा है। अब ये चीज का क्लैरिफिकेशन भी किसको देना पड़ेगा, कोर्ट को, क्योंकि लॉ इतना डिटेल में हर चीज डिफाइन करेगा तो लॉ बड़े बड़े ग्रंथों की तरह बन जाएगा, तो बहुत डिफिकल्ट होगा उसे पढ़ना। तो लॉ में कुछ चीजें उतनी ज्यादा डिटेल में नहीं होती, जब इस तरह की प्रॉब्लम सामने आती है तो क्या कोर्ट ऑफ लॉ उसका मीनिंग इंटरप्रेट करता है कि जो लॉ की वर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग इस सिचुएशन में क्या होगा। एक केस सुनना, एक बार मेरा शिमला जाना हुआ, वहां जाखू हिल मंदिर है, बालाजी का फेमस मंदिर है, तो वहां अगर आप लोग गए हो तो आपने देखा होगा मंकी बहुत शरारती हैं, वहां कोई भी सामान ले जाते हैं, आपके पास कैप है, आपके गोगल हैं, वो खींच ले जाते हैं। वृंदावन में भी मंकी बड़े मशहूर हैं, इसमें शरारती हैं, वो भी आपके गोगल तो छोड़ते ही नहीं हैं। क्या हुआ, वहां मैंने देखा कि एक आदमी की कैप जो है मंकी ले गया, लेके उसने ऊपर से जंप लगाया, कैप ली और पेड़ पे चढ़ गया।
तो वहां लोकल जो वेंडर्स थे, छोटी छोटी चीजें बेच रहे थे, लोग बैठे थे ये सामान बेचने वाले, उनमें से एक आदमी ने कहा कि सर मैं ये कैप ला दूंगा, मुझे क्या दोगे? 20 रुपीज लूंगा, कैप ला दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो गया और कैप ले आया। अब अगर वो बंदे उसको पैसे ना दें कैप लाने के, अब ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्या वो इस तरह की चीज के पैसे बाय लॉ मांग सकता है कि नहीं? क्योंकि कैप लाने के लिए जो पैसे कह रहा है, हो सकता है मंकी उनके सिखाए, उन बंदों के सिखाए हो। तो ये गलत प्रैक्टिस है, पैसा लेने के लिए लोगों को मंकी के थ्रू इस तरह का काम करवा रहे हो। तो ये मैटर ऑफ डिस्प्यूट है कि इसको वैलिड माना जाए कॉन्ट्रैक्ट को, कैप लाना और पैसे मांगना, या नहीं। तो ये डिपेंड करता है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो डिस्प्यूट होते हैं। ओ माई गॉड मूवी देखी होगी आपने अक्षय कुमार की, उसमें क्या हुआ, एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ डिस्प्यूट था बंदे का। क्या? उसकी गोड्स एक्ट, कोई बिजली गिरी, कोई और वजह से तूफान, अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग डैमेज हुई। बंदा इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है और क्लेम करता है कि सर माय बिल्डिंग इज इंश्योर्ड, आप मुझे मेरा जो नुकसान हो गया उसके पैसे दो। इंश्योरेंस कंपनी कहती है इट्स अ गोड्स एक्ट, ये गोड्स एक्ट है, दैट टाइप ऑफ रिस्क आर नॉट कवर्ड अंडर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कवर नहीं है, हम नहीं देंगे। तो वो बंदा जो संत महात्मा मंदिर वाले, उन पे केस डाल देता है, कहता है यू ऑल आर द एजेंट ऑफ गॉड, आप गॉड से मिलवाने की बातें करते हो, मंदिर में पूजा पाठ करें, प्रसाद बांटने से भगवान की कृपा दिलवाने की बातें करते हो, तो या तो आपके गॉड रिस्पॉन्सिबल हैं और यू आर द एजेंट ऑफ गॉड, जो सारा दिन ये कह के लोगों को बुलाते हैं, तो यू आर द एजेंट ऑफ गॉड, आपके लिंक कैसे दे गॉड से, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। इंश्योरेंस कंपनी कह रही इट्स अ गॉड एक्ट, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर ये गॉड एक्ट का इश्यू नहीं है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी, मैं कहां जाऊं, मुझे तो क्लेम चाहिए। तो इस तरह के केस जो हैं, इनके रिप्लाई देना काफी मुश्किल हो जाता है कि कोर्ट ऑफ लॉ में ये केस जाते हैं तो जज किस बेस पे लॉ की लैंग्वेज को पढ़ता है और कंटेक्स्ट लेता है, और इस सिचुएशन में कोई जजमेंट आई है किसी अपर कोर्ट की, किसी और कंट्री की, वो माइंड में रखता है। और जो नॉर्मल पैरेलल्स है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में क्या आप समझते हैं, वो चीजें माइंड में रख के जजमेंट देता है। तो आपने देखा होगा लॉ में, लॉ की इंटरप्रिटेशन को जज क्लियर करता है, इंटरप्रेट करता है, तो जज भी गलत हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार हाई कोर्ट के जज ने एक जजमेंट दे दी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो रिवर्ट बैक होगी, कैंसिल कर दी वो जजमेंट। तो ये थोड़ी है कि जो लोअर कोर्ट है उसके जज को पनिश किया जाएगा, नहीं, वो मैटर ऑफ जजमेंट था, उन्होंने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग डिसीजन दिया, और अपर कोर्ट के जज को जैसे ठीक लगा सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग उसने अपना डिसीजन दिया। तो मैं यही कह रहा हूं, लॉ सब्जेक्ट बड़ा वास्ट है, इसको समझने के लिए हमें लॉ की लैंग्वेज भी चाहिए, हमें ट्रेड पैरेलल्स थ्योरी, व्यापार में क्या चल रहा है, लोग मीनिंग क्या लेते हैं, अदर जजमेंट्स चाहिए, अदर लॉ से रिलेटेड जजमेंट क्या कह रही हैं, तब जाके मीनिंग क्लियर होते हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व होते हैं। तो अपने को ये सब फॉलो करना है। डेवलपमेंट मेक यानी फॉर्मेशन कैसे होगी, एग्जीक्यूशन कौन लग चलवाएगा, इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, ये सारी अपने बातें करनी है। अब मैं बात करता हूं सेक्शन 1 क्या होता है, ऑफ ऑल लॉस। जितने भी आप एक्ट पढ़ोगे, चाहे कंपनी एक्ट, चाहे जीएसटी एक्ट, जो सेक्शन 1 होता है ना किसी भी एक्ट का, वो क्या बताता है, सेक्शन 1 बताता है टाइटल ऑफ द लॉ, क्या उस लॉ का टाइटल है, यानी कि नेम बताएगा टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट। टाइटल जैसे जीएसटी एक्ट आया, जीएसटी एक्ट 2017, उसका टाइटल सीजीएसटी एक्ट 2017 था। फुल फॉर्म अभी आप आगे इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ेंगे, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। ये एक्सटेंट की बात करें, एप्लीकेबल टू होल इंडिया,
एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। आ गई वही बात, जम्मू कश्मीर में बड़े लॉ नहीं लगते। और कमेंसमेंट होता है कि डेट ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, कब इन्फोर्स होगा? ये 2 जुलाई 2017 में इन्फोर्स हो गया। तो कोई भी एक्ट है, चाहे कंपनी एक्ट है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, चाहे जीएसटी एक्ट है, तो आप एक्ट पढ़ेंगे तो हर एक्ट का सेक्शन 1 क्या बताएगा? नेम, उस एक्ट का नेम क्या है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द कंपनीज एक्ट। ऐसे ये जीएसटी एक्ट 2017 का टाइटल था, नेम था सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। एक्सटेंट कहाँ एप्लीकेबल है? होल इंडिया पे या किसी स्टेट पे? जैसे स्टेट एक्ट हैं तो रिस्पेक्टिव उसी स्टेट में एप्लीकेबल होते हैं, वो अपने लिए रूल बनाते हैं। तो ये एक्सटेंट कहाँ होगा? सीजीएसटी एक्ट जो एप्लीकेबल हुआ जम्मू कश्मीर छोड़ के पूरे इंडिया पे। कमेंसमेंट, कब ये इन्फोर्सेबल होगा? डेट, कब से एप्लीकेबल हो जाएगा इसके रूल? तो वो डेट आती है, तो दैट इज एनफोर्समेंट डेट, कमेंसमेंट। तो कोई भी एक्ट का सेक्शन 1 ये बताएगा। और सेक्शन 2 ऑफ ऑल एक्ट्स जनरली क्या बताता है? डेफिनेशंस ऑफ सर्टेन मैटर्स। तो वो डेफिनेशंस देता है। और ये जो सेक्शन कोई भी, हम देखो कोई भी एक्ट होगा उसको लिखा जाएगा। जैसे मान लो आपके सिलेबस की एक बुक है, सिलेबस की कोई भी बुक के अंदर कोई भी चीज राइटिंग डाउन करनी है आपने, तो वो चैप्टर वाइज होगी। कोई भी एक्ट या लॉ होगा उसमें क्या होंगे? चैप्टर्स, और चैप्टर्स के अंदर क्या होंगे? सेक्शंस, सेक्शंस के अंदर सब सेक्शंस, क्लॉज और सब क्लॉज। तो क्या है, जैसे आपके सिलेबस के अंदर भी क्या है? चैप्टर बना हुआ है किसी भी चीज का सिलेबस के अंदर। ये चैप्टर के अंदर आपने क्या है? अलग अलग एक्सरसाइज डाल दी, उसके अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस डाल दिए, तो उसे रीड करना क्या है? समझना आसान होगा। किसी भी चीज को फाइंड आउट करना होगा तो वो आसान होगा। तो क्या है, जैसे मैं आपको ये लिख के दिखाता हूं। मान लो कहीं पे लिखा है 10 या 12, 1, 3, 5, इसका मतलब सेक्शन, इसका मतलब सब सेक्शन, इसका मतलब क्लॉज, इसका मतलब सब क्लॉज। ये जरूरी नहीं 4 टर्म्स में हो सकता है इतना डिटेल्ड मैटर है। पहले 12(1) था, 12 सेक्शन सब सेक्शन 1 था, उसमें कोई और क्लैरिफिकेशन जोड़ा गया तो फिर वो क्या है? उसका क्लोज बना दिया। फिर उसमें कुछ और जोड़ना है, बताना है, उसमें सब पॉइंट बनाना है, तो दैट इज सब क्लोज ऐड किया जाता है। अगर ये सिर्फ इतना है, देखो अगर मैं इस तरह कह रहा हूं 10, 3 और 2, तो आप कह दें सेक्शन, सब सेक्शन, और ये क्या है? क्लॉज। तो जरूरी नहीं है 4 टर्म्स में हो, तो ये क्या हो सकता है? सेक्शन, सबसेक्शन और क्लॉज। और एक प्रॉब्लम, इस तरह से लॉ में हर चीज को लिखा जाता है। और अगर ये 2 टर्म्स में है, जैसे 2 टर्म्स में, जैसे ये लिखा हुआ है, मान लो ये क्या हो सकता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, या ये क्या हो सकता है? सेक्शन 2 क्लॉज 1। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसको समझने में आगे के लेवल्स में इसको पढ़ते हैं। कुछ लोग तो इसे सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सेक्शन 2 और क्लोज 1 है ये। तो ये क्या मैटर है सेक्शन और सब सेक्शन का? चलो मैं इस पे आ रहा हूं अभी, सेक्शन सब सेक्शन पे। पहले बात कर रहा हूं किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 क्या बताता है? डेफिनेशन। जैसे सेक्शन 2 मान लो A, 2B, 2C, 2D, इस तरह से ये ABCD क्या है? इनका मतलब सेक्शन 2 एंड क्लोज ये दे रहा A B C D।
इसको इस तरह पढ़ा जाना है, सेक्शन 2 क्लोज डी, सेक्शन 2 क्लोज सी, सेक्शन 2 क्लोज बी, सेक्शन 2 क्लोज ए, ऑल आर क्लोजेज। किसी भी डेफिनेशन जो आप डेफिनेशन देते हैं उसमें ये वर्डिंग होती है, लिस्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स अंडर एनी पर्टिकुलर डेफिनेशन। तो आप लिस्ट देते हो, जैसे आप कहते हो सेक्शन 2 कवर्स द फॉलोइंग मैटर्स, या आप कहते हो कि इस तरह की वर्डिंग लगा देते हो कि भाई मीनिंग ऑफ सर्टेन मैटर्स अनलेस और अदरवाइज प्रोवाइडेड टू बी कंसीडर्ड एज अंडर। आप क्या करते हो, सेक्शन 2 में इस तरह की आप वर्डिंग बनाते हो लिस्ट की, कि भाई लिस्ट देते हो आइटम की कि मीनिंग कुछ मैटर का आपको ये लेना है जब तक कि कोई अलग से मीनिंग नहीं दिया गया। तो यहां जो हम मीनिंग लिख रहे हैं वही मीनिंग लिया जाना है। तो वो अपने को कभी कभी बताता है, जैसे मैं इनकम टैक्स एक्ट की बात करूं, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, आप आगे के लेवल्स में पढ़ेंगे, तो उसमें सेक्शन 2 डेफिनेशन देता है, जैसे अलग अलग डेफिनेशन देता है। सेक्शन 2(1) एडवांस टैक्स की बात करता है, तो सेक्शन 2(1) एडवांस टैक्स की बात करता है। 1A 2(1)A ये बात करता है मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। सेक्शन 2(9) असेसमेंट ईयर का मीनिंग बताता है। तो अब आप देखो, इसके पहचान है, हम पढ़ेंगे भी डिफरेंस बिटवीन सबसेक्शन एंड क्लोज। जो क्लोज होता है ना, वो मैटर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते। क्लोज कब यूज होता है, इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 2(1) को आप यहां पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लोज 1, इसको पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 9। ये सब सेक्शन नहीं है, क्योंकि क्लोज के अंदर मैटर इज नॉट रिलेटेड। अब देखो, इनकम टैक्स में मीनिंग ऑफ एडवांस टैक्स क्या है, वो 2(1) बता रहा है। 2(1) है मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है तो उसका मीनिंग बता रहा है। असेसमेंट ईयर में आपको टैक्स पे करना पड़ता है, जब ये आप इनकम टैक्स पढ़ोगे जान लोगे। तो मैटर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ये कुछ और बता रहा है एडवांस टैक्स, ये मीनिंग कुछ और बता रहा है, ये असेसमेंट ईयर कुछ और मीनिंग बता रहा है। तो ये आपस में ये चीजें क्या है, असेसमेंट ईयर, मीनिंग और एडवांस टैक्स ऑल आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर। ये रिलेटेड नहीं है, देयर इज नो लिंकेज बिटवीन देम, कोई लिंकेज नहीं है, नो रिलेशन। तो ये क्लोज होता है। सेक्शन 2 क्लोज 1, सेक्शन 2 क्लोज 1A, सेक्शन 2 क्लोज 9। तो इसे क्लोज पढ़ते हैं जब इस तरह की लिस्ट दे रखी हो। ओपनिंग लाइन दे दे, एक लाइन लगा दे कि इट इंक्लूड्स अनलेस और अदरवाइज प्रोवाइडेड, तो देयर इज नो लिंकेज बिटवीन ईच टर्म, तो फिर वो क्या है, उसे क्लोज पढ़ा जाता है। इसे सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 नहीं, सेक्शन 2 क्लोज 1 पढ़ा जाना है, सेक्शन 2 क्लोज 1 नहीं पढ़ा जाना है, इस तरह से। तो ये क्या है, क्लोज। ओके, तो किसी भी एक्ट में सेक्शन 2 क्या देता है, डेफिनेशन, और उसके अंदर कुछ क्लोज लगे होते हैं सेक्शन 2 में जो मीनिंग बताते हैं। जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आप देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी 1872 में, तो सेक्शन 2 डेफिनेशन देता है, डेफिनेशन, और वो भी लिस्ट देता है 2A, 2B, 2C, 2D मीनिंग बताता है। 2A में ऑफर का मीनिंग बताएगा, 2B में एक्सेप्टेंस का मीनिंग बताएगा, 2D में कंसीडरेशन का मीनिंग बताएगा, ये ऑफरर और ऑफरी यानी एक्सेप्टर का मीनिंग बताएगा, एटसेट्रा। अब ये मीनिंग बिल्कुल अलग है। तो ऑफर, जो ऑफर कर रहा है कि आप गाड़ी खरीदोगे, एक्सेप्टेंस मीन्स सामने वाला कहता है यस आई विल बाय इट, ऑफर और ऑफरी का मीनिंग, कंसीडरेशन बदले में जो आ रहा है। अब इन चीजों का मीनिंग आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, नॉट लिंक्ड,
एक दूसरे से ये मीनिंग लिंक नहीं है, नो कनेक्शन, इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, इंडिपेंडेंट मीनिंग है। तो इसे क्या पढ़ेंगे आप? सेक्शन 2 क्लोज ए, इसको पढ़ेंगे आप सेक्शन 2 क्लोज बी, इस तरह से। ये सब सेक्शंस नहीं हैं। तो जो डेफिनेशंस मिलती हैं उसमें सेक्शन और आगे क्या क्लोज डिफाइन होता है। वैसे कोई भी चीज 4 टर्म्स में हो सकती है। अगर 3 टर्म में है 3, 1, 5, इसका मतलब सेक्शन, इसका मतलब सब सेक्शन और इसका मतलब क्लॉज, ऐसे। अगर एक और चीज है तो वो क्या हो जाएगी? सब क्लोज। तो कोई इश्यू नहीं है 3 या 4 टर्म्स में। 3 है तो बस ठीक है क्लोज तक, 4 है तो सब क्लोज भी, और 2 है तो प्रॉब्लम है कि भाई ये सेक्शन और सब सेक्शन है या क्लोज और सेक्शन और क्लोज है। तो वो चीज अपने को देखनी है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो 2-1 लिखा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सेक्शन एंड सब सेक्शन है या सेक्शन एंड क्लॉज है। ये तो मैंने बताया था कि वो लिंकेज होती है आपस में, लिस्ट ऑफ आइटम्स रहती है, नो लिंकेज, लिस्ट ऑफ आइटम, हेडिंग लगी होती है। और इसमें क्या होगा? सेक्शन सब सेक्शन होगा तो लिंकेज, लिंकेज होगी, नो लिस्ट ऑफ आइटम। ठीक, तो इसमें अलग अलग लिखा होगा। जैसे मैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट की बात करूं, उसमें लिखा होता है जैसे सेक्शन 139(1), सेक्शन 139(4), सेक्शन 139(5). ये सेक्शन रिटर्न फाइलिंग का है। रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी आपको, उसका है, डेट, लास्ट डेट वगैरह बताता है, ये किसको फाइल करनी है। ये बताता है बिलेटेड रिटर्न, आपकी लास्ट डेट निकल गई तो क्या हो सकता है। ये बताता है रिवाइज रिटर्न। अब ये चीजों के मीनिंग अलग अलग हैं। ये नहीं कि ये 5(4) से रिलेटेड है या 4(1) से रिलेटेड है। ये चीजें आपस में रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड, नो लिंकेज। ये इंडिपेंडेंट मीनिंग बता रही हैं, इंडिपेंडेंट मीनिंग आपको बताया जा रहा है इससे। तो ये क्या है? ये सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 है। ये सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 है। तो इसमें लिस्ट भी नहीं है, सीधा ये चीजें दी गई हैं ऐसे। जबकि उसमें लिंकेज होता है, लिस्ट, इसमें फॉलोइंग आइटम्स, इस तरह से। या ये समझो कि वो आइटम क्या है, देयर इज नो लिंकेज, और यहां पे क्या है, तो वो चीजें इंडिपेंडेंट है और ये आइटम क्या है, लिंक्ड है। ये लिंक्ड है, लिंक्ड एक दूसरे से। तो वो सारी बातें जो हैं इसमें देखी जाएंगी कि भाई सेक्शन सब सेक्शन। लेकिन अगर हम अपने फाउंडेशन लेवल पे बात करें, फाउंडेशन लेवल पे बात करें तो ठीक है, स्टूडेंट इसे ऐसे ही पढ़ लेते हैं। 2A सेक्शन, चाहे सब सेक्शन है चाहे वो क्लॉज, 2A 2B ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ऐसे कि भाई सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज डी। नहीं, स्टूडेंट इसे कैसे पढ़ लेते हैं, 10(1)D 10(1)D ऐसे लिखा है तो 2(1)A ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा हमारे इस लेवल में फाउंडेशन में कोई इशू नहीं है। मीनिंग मैंने आपको बता दिया, जो डिफिनीशंस है उसमें सारे क्लॉजेज रहते हैं सेक्शन 2 के। अदरवाइज ये भी हो सकता है बाकी केसेस में वो सेक्शन एंड क्लोज हो या सेक्शन और सब सेक्शन हो। लिंकेज है, लिस्ट बना के, लिंकेज नहीं है पर लिस्ट बना के इंडिपेंडेंट मीनिंग दे रखे हैं तो वो क्लोज है। और यहां पे
आपस में लिंक्ड हैं, आपस में लिंक्ड हैं एक दूसरे से, तो वो क्या है, फिर उसमें सब सेक्शन लिया जाएगा उनको। ओके, तो चलो ये सारी बातें आप इस टॉपिक के अंदर करते हैं। ओके, पैराग्राफ और इसमें सब डिवाइड होता है। लॉ की ब्रांचेस की अपन बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें हमारा बिजनेस लॉ जो 40 मार्क्स का आता है, उसमें कौन कौन से कवर हैं। बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए बिजनेस लॉ चाहिए, तो 60 मार्क्स का हमारा सीए फाउंडेशन के पेपर में ये रहता है। इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट +2 लेवल में न्यूमेरिकल भी पढ़ते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जिसमें पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, 2008 में आया और 9 में इफेक्टिव हो गया था, और कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ कह दो या कंपनीज एक्ट 2013। ये पूरा नहीं है, ये सिर्फ अप टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। इसके बाद का ये सारा कवर होगा सीए इंटरमीडिएट लेवल पे। चलो, कॉन्ट्रैक्ट बताता है क्या कॉन्ट्रैक्ट है। डे टू डे लाइफ में अपन ने सामान की बुकिंग की तो वो सामान नहीं दे रहा तो क्या उसके कंसीक्वेंस होंगे, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल का मीनिंग जैसे बता रहा है कि 2 पार्टीज हों, एक सेलर और एक बायर, दोनों में क्या हो, फ्री कंसेंट हो टू सेल एंड परचेज गुड्स, तो सेल हो सकती है। एक एग्जांपल लेना, एक आदमी एक दुकान पे आता है, दुकान बंद थी, उसने क्या किया, दुकान का शटर उठाया, लोग लगा नहीं था या जैसे भी, शटर उठाया, सामान उठा ले गया और पैसे वहां काउंटर पे छोड़ गया, एक छोटा सा नोट लिख के कि सॉरी मैं विदाउट परमिशन ले रहा हूं बट ये है इसकी पेमेंट। तो क्या वेदर इट कैन बी ट्रीटेड एज सेल? नहीं, सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कंसेंट ऑफ द सेलर नहीं है। विदाउट सेलर कंसेंट हाउ कैन यू बाय इट? सेलर हाँ कह ही नहीं रहा तो आप खरीद कैसे सकते हैं? इस तरह की सारी बातें सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आती हैं। ये बना तो इसी से है। पास्ट में 1872 ब्रिटिशर ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया, बाद में उन्होंने क्या किया, इसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल के एक अलग एक्ट बना दिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसी में से कुछ और रूल निकाल के कुछ टाइम बाद क्या बना दिया, पार्टनरशिप एक्ट। तो इसमें काफी चीजें सेक्शन हुआ करते थे, सेक्शन 76 टू 123 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो खत्म करके क्या बना दिया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट में कुछ सेक्शन उड़ा दिए गए इसके और पार्टनरशिप एक्ट ला दिया गया 239 से 266। तो ये अलग लॉ बन चुके हैं अब, वो रूल कॉन्ट्रैक्ट में हुआ करते थे। चलो, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप के डिस्प्यूट सेटल कैसे होंगे, हु इज पार्टनर, ये सारी बातें करेगा। लिमिटेड लायबिलिटी की फॉर्मेशन के रूल्स, क्या राइट्स ड्यूटी हैं, उनकी बात करेगा। कंपनीज एक्ट के अंदर तो आपको पता है हाउ कैन द कंपनीज बी फ्रेम्ड, कंपनी कैसे फ्रेम होगी, एंड बात करेगा कंपनी फ्रेम कैसे होगी, कंपनी के राइट्स, ड्यूटी, क्या फॉर्मेलिटीज की जरूरत है, ये सारी बातें हमारे सिलेबस में कवर होनी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ये बिजनेस लॉ या इसका दूसरा नाम है मर्केंटाइल लॉ, नाम से क्लियर है, मर्केंटाइल लॉ, उसकी डिस्कशन करेंगे।